गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग कल बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में, पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन होता है बैंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, जब लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है और उसके अंदर से ट्रांसफर होके उसके अंदर से निकलने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है थोड़ा सा, तो उसको बोला जाता है बैंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस, कि जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है ग्लास सरफेस के ऊपर। ठीक है, वो एक मीडियम से किसी डिफरेंट मीडियम के अंदर पास होती है, तो किस डायरेक्शन में वो अपने पाथ को चेंज करती है, वो किस डायरेक्शन में जाके बैंड हो जाएगी, तो वो केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, दैट इज लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब कोई भी लाइट रे आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो किस तरह से वो बेंड होगी, किस तरह से उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया ग्लास सरफेस। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया जो कि हमारे लिए काम करेगा डेंसर मीडियम का। तो ये मीडियम 2 हो गया, और फर्स्ट मीडियम में हमारे पास जो बाहर का एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, तो वो हो जाएगा इसके कंपैरिजन में रेयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे हो गई एयर जो कि मीडियम फर्स्ट है, जिसको बोलेंगे हम रेयर मीडियम, और ये डेंसर, ये है हमारा मीडियम सेकेंड जो कि डेंस मीडियम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ग्लास, ग्लास हो गया ये। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो लाइट रे है वो आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। रूल्स की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, बट जो आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे सरफेस है, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं आपका नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट पे जो लाइट रे है वो इंसिडेंट करेगी किसी भी एक एंगल के साथ में, और वो एंगल कितना होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एक एंगल के साथ ऑब्लिकली ये लाइट रे आई। अब उसके बाद ये जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में। रेयर के अंदर जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है और डेंसर में स्पीड हो जाती है आपकी कम। ठीक है, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम एयर टू सॉलिड, ठीक है, जब हम एयर से लिक्विड, देन लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है, वो लगातार डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। तो इसकी वजह से जो ये लाइट रे है उसके अंदर बेंडेशन होगा, वो बेंड हो जाएगी और वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये टूवर्ड्स नॉर्मल आपका बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर हम इन दोनों एंगल को कंपेयर करते हैं तो एंगल आई आपका ग्रेटर देन होता है एंगल आर के। कब? व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल इंसिडेंट बड़ा होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल छोटा होता है। दूसरी चीज, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं जब लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है, एक एंगल के साथ स्ट्राइक करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके केस सेकंड की। तो केस सेकंड होगा इस बार जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, तो सेकंड होगा व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इस बार लाइट रे आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्लास सरफेस है जो कि हमारे लिए डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे नॉर्मल बनेगी, ठीक है, और ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी यहाँ पे स्पीड कम है डेंसर मीडियम में, बाहर आके स्पीड हो गई ज्यादा, तो ये लाइट होगी आपका तेजी से इधर की तरफ निकल जाएगी और नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया।
और इस केस में अगर आप देखेंगे ये वाला जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू आपका इंसिडेंट एंगल के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल आई आपका स्मॉलर हो गया एंगल आर के, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस केस में क्या होगा, जो लाइट रे है वो आपकी नॉर्मल से दूर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल से अवे जाएगी। इस केस में जब लाइट रे आपका कहां से कहां जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। दोनों केसेस में अगर कॉज पूछा जाए तो कॉज होता है इसके अंदर चेंज इन स्पीड, क्योंकि वहां पे आपका जैसे जैसे डिफरेंट मीडियम होंगे, डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड है लाइट रे की वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इस सबके अंदर जो कॉज होगा लाइट रे को चेंज होने का, उसके अंदर बेंडिंग होने का, कि वो अवे जा रही है टूवर्ड्स जा रही है, वो सब कुछ होता है आपका चेंज इन लाइट की वजह से। थर्ड केस इसके अंदर अब आता है कि कई बार ऐसा होता है कि लाइट रे आपका एयर से डेंसर में गई, ऐसा तो नहीं है कि वो यहीं पे रुक जाएगी। अभी ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट है तो उससे लाइट रे बाहर भी आएगी, आप एक तरफ से दूसरी तरफ की चीजें देख पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो स्पेशल केस है कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम फर्स्ट रेयर टू डेंसर एंड देन डेंसर टू रेयर। अब ये दोनों केसेस एक साथ अगर कंबाइन हो जाते हैं कि पहले वो रेयर से डेंसर में जा रही है, देन डेंसर से रेयर में जा रही है, तो उस तरह का रे डायग्राम आपका कैसे बनेगा, तो उसको देख लीजिए। तो थर्ड केस हम लेते हैं यहाँ पे, गोज फ्रॉम, पहले कहां पे जा रही है आपका रेयर से डेंसर और देन डेंसर से रेयर। ये केस है अब हमारे पास, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप बना लीजिए आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, सबसे पहले हम वही केस बनाएंगे आपका कि लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो यहाँ से आ जाएगी टूवर्ड्स, और डेंसर से अगर रेयर में जा रही है तो यहाँ पे जाएगी लाइट रे अवे, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि किधर वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी और कहाँ पे जाके वो अवे निकल जाएगी, दूर चली जाएगी। तो सबसे पहले ये केस बनाते हैं, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी एक पॉइंट पे, ठीक, और इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, इंसिडेंट रे स्ट्राइक कराएंगे, दैट इज एंगल आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट जैसे ही इस बाउंड्री पे, बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स पे स्ट्राइक करेगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। ओके, अब इतना होने के बाद हमें अपना ये आगे वाला केस करना है कि लाइट रे अब डेंसर से रेयर में जा रही है वापस, ठीक है। अलग फिगर नहीं बनाएंगे, वो यही केस है कि वो रेयर से डेंसर में आई, अब यही डेंसर में जो लाइट रे वो ही बाहर निकल रही है, ठीक है। तो अब ये जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक करिए यहाँ तक आई, यही वाली लाइट रे बाहर निकल रही है। तो अब ये इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए, डेंसर से रेयर में जाने के लिए जो ये वाली लाइट रे है ये इंसिडेंट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये टकरा के बाहर जाना चाहती है। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका सेकंड, ये अगर हमने ओ बोला, इसको बोल देंगे आप ओ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरी नॉर्मल बनानी पड़ेगी, यहाँ पे ये नॉर्मल एन और ये नॉर्मल हो गई आपकी एन डैश। देखिए जो नॉर्मल है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आप चाहे 10 नॉर्मल बनाइए चाहे 20 नॉर्मल बनाइए, वो आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होनी चाहिए। तो फिगर को बिल्कुल आप सफाई से बनाएंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए कि ये दोनों नॉर्मल रेज आपके बिल्कुल पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। हमने इस तरह से क्या कर दिया, एक दूसरे के पैरेलल रेज बना दी नॉर्मल दो, क्योंकि हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब ये वाली लाइट रे आपका डेंसर से रेयर में जा रही है, तो कैसे निकल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी, और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका जो थर्ड एंगल है, अब इसको आप सीधा रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपकी थर्ड रे निकली है, इसको बोला जाता है एमर्जेंट रे। फर्स्ट जो है आपका जो स्ट्राइक करी है दैट इज इंसिडेंट रे, जो ओरिजिनली इंसिडेंट
हुई है, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे ओरिजिनल इंसिडेंट रे। यहाँ पे ये जो बीच में थी ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो थर्ड आपका लास्ट में निकली है उसको बोला जाता है आपका एमर्जेंट रे। ओके, अब यहाँ पे एंगल की बात करें तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज एंगल आर। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंस, दैट इज एंगल ऑफ ई, ठीक है, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ ई। तो ये ई से डिनोट हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चले कि जो आपने फिगर ड्रॉ करी है वो सही है या नहीं। और 10th क्लास में ये प्रैक्टिकल भी होता है कि हम ग्लास स्लैब को लेके उसके सामने कुछ पॉइंट्स रखते हैं। हमने क्या हो गया कि जो पिन है वो रख दिए वहां पे, और उसको फिर देखते हैं ग्लास स्लैब के थ्रू कि वो आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये प्रॉपर फिगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने फिगर बनाई है वो करेक्ट है या नहीं। तो आप ये देखिए, अगर हमने ये ग्लास स्लैब नहीं रखा होता, हम इसको नहीं रखते, तो आपकी जो एक्चुअल में इंसिडेंट रे थी वो थी ये, ठीक है। अगर हम इसे नहीं रखते तो लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में नहीं जाती, लाइट रे एक ही मीडियम में होती। उसकी वजह से जब मीडियम डिफरेंट नहीं होगा तो स्पीड डिफरेंट नहीं होगी, वो अपना पाथ डिफरेंट चेंज नहीं करेगी, वो सेम पाथ में जाती। तो अगर ये स्लैब नहीं रखा होता यहाँ पे तो ये वाली लाइट रे जैसे आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पे ही जाती बिल्कुल सीधी। बट हमने जब ग्लास स्लैब को रखा तो उसके अंदर क्या हुआ, स्पीड चेंज हुई, जिसकी वजह से उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, थोड़ा सा हट गई। अब वो कितना हटी है वो आपको पता चलता है इस फिगर से। तो जो आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी उसको आप डॉटेड लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे आपकी एमर्जेंट रे है। आप देखेंगे ये दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। मतलब कि हर एक पॉइंट पे आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए। हर एक पॉइंट पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल आ रहा है तो आपने जो ये रे डायग्राम बनाया है बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इधर उधर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो स्ट्रेट होगी। अब वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है तो उसके पैरेलल भी बनेगी आपका। तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे ये थी और एमर्जेंट रे जो थर्ड निकली वो ये थी। तो अब इन दोनों के बीच का अगर आप देखें कि जानी तो यहाँ पे चाहिए थी एक्चुअल में रे, बट क्योंकि ग्लास स्लैब आते ही वो इतना डिस्प्लेस हो गई अपने पास से, वो यहाँ से हटके यहाँ पे आ गई है। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसके डेफिनेशन दे सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। जो आपका डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ओरिजिनल रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और जो थर्ड हमारी रे निकली कौन सी, एमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि लाइट रे आपका कितना ज्यादा अपने एक्चुअल पाथ से डिस्प्लेस हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मीडियम। वो डिफरेंट मीडियम रखने की वजह से वो अपने पाथ से कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो गई है उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये होता है हमारा थर्ड केस जिसमें लाइट रे रेयर से डेंसर, देन डेंसर से रेयर में जाती है। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, और वो जो बेंड हुई वाली रे थी वो ही सेकंड केस के लिए आपका इंसिडेंट की तरह काम करेगी, और वहां पे डेंसर से रेयर में जाने में वो अवे निकल जाएगी, जिसमें अब हमारे पास 3 रेस हो जाएंगी जिनके नाम, फर्स्ट जो स्ट्राइक करी इंसिडेंट रे, जो फर्स्ट बैंड हुई रिफ्लेक्टेड रे, और जो थर्ड निकली है डेंसर से रेयर में जो बाहर निकली उसको बोलेंगे हम लोग एमर्जेंट रे। एंगल इनके बीच के इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड एमर्जेंस एंगल, ठीक है। और यहाँ से जो एक्चुअल रे थी उससे वो पैरेलली बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाएगी, अपने पास से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाएगी, और वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने बोला कि लाइट रे है वो ऑब्लिकली जा रही है,
ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर तो वो बेंड हो जाती है कुछ एंगल के साथ में, कम है या ज्यादा है वो हम देख चुके हैं दोनों केसेस, बट इक्वल एंगल पे नहीं जाती है। अब बात ये कि हम ऑलवेज एंगल पे ही क्यों डाल रहे हैं, हम उसको ऑब्लिकली ही क्यों डाल रहे हैं। अगर हम लाइट रे को बिल्कुल सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर डालते हैं किसी ग्लास स्लैब के ऊपर, तो उसमें क्या केस होता है, तो वो बेंड होती है नहीं होती, बेंड होती है तो किस डायरेक्शन में होती है। तो आपका फोर्थ केस हम ये बोल सकते हैं व्हेन अ लाइट रे फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, इस ग्लास स्लैब के ऊपर अगर जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है तो क्या होता है, ठीक है, तो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रे बेंड नहीं होगी, वो जैसे आ रही है स्ट्रेट वो ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, बट इस चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे इस चीज का प्रूफ देंगे कि वो क्यों नहीं बेंड हो रही है, तो उसके लिए हम लेके चलेंगे बीम ऑफ लाइट रे। जैसे कि कल हमने इनमें जो आपकी लाइट रे थी जो बेंड हो रही थी, इसका रीजन देखा था बीम से यूज करके, इसकी वेव थ्योरी पे जाके हमने कि जब हम एक बीम को, एक लाइट रे की बीम को इस सरफेस के ऊपर डालते हैं ग्लास स्लैब के ऊपर, तो इस वजह से वो चेंज हो रही है, क्योंकि पहले उसकी स्पीड पहले चेंज हुई, फिर उसके बाद जो गई फिर उसकी चेंज हुई, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट रे फॉल हो रही है उनकी स्पीड चेंज हो रही है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। सबसे पहले जो पहुंची उसकी स्पीड सबसे पहले कम हुई और जो सबसे बाद में पहुंची उसकी स्पीड बाद में कम हुई, तो उसकी वजह से जो स्पीड है वो सारी लाइट रेस की डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगी। ये हम कल करा था हम लोगों ने। बट अगर लाइट रे ग्लास स्लैब पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है नॉर्मल की तरह, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। अब ऐसा क्यों होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं बीम से। मैंने उसके ऊपर क्या किया कि बीम ऑफ लाइट रे डाली इस तरह। आप चाहे वर्टिकल डालो चाहे आप हॉरिजॉन्टल डालो, कैसे भी डालो, जब हम इस तरह से डालते हैं तो आप ये देखेंगे ये जो पूरी लाइट रे है वो कैसी जा रही है इसके ऊपर, वो एक साथ पूरी की पूरी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक पॉइंट पहले इस ग्लास सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, कोई सा पॉइंट बाद में पड़ रहा है, नहीं, ये जो पूरी बीम ऑफ लाइट रे है वो एक साथ इस सरफेस के ऊपर पड़ी है। ठीक है, पूरी यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर पड़ी, फिर ये वाली लाइट रह गई, फिर ये वाली लाइट रह गई। तो ऐसा पड़ने की वजह से क्या हुआ कि इसकी स्पीड चेंज हुई, तो ये स्लो डाउन हो गई यहाँ पे, फिर दूसरी वो स्लो डाउन हो गई यहाँ पे। तो आप देखते हैं कि इनकी स्पीड चेंज हुई। स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हो गई कि ये जो लाइट रेज है, अगर यहाँ पे उनके अंदर स्पेस ज्यादा था, यहाँ पे जाके क्या हो गई, वो लाइट रेज कंप्रेस हो गई है, वो एक दूसरे के और क्लोज आ गई है, कंप्रेस हो गई है। यहाँ पे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, दूर दूर थी, बट जैसे ही वो ग्लास स्लैब के अंदर गई उनकी स्पीड में चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो सारी लाइटें आपकी कंप्रेस फॉर्म में आ गई। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में आ गई और जैसे ही वो अगेन यहाँ से वापस निकली, वो अगेन कैसे आ गई आपकी एक्चुअल पोजीशन में, जिस तरह से वो लाइटें थी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमने यहाँ से देखा जब वो रेयर में थी तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, डेंसर मीडियम में जाते ही वो कैसी हो गई आपकी लाइट रे, कंप्रेस हो गई, और जैसे अगेन वो वापस से रेयर में आ गई तो कैसी हो गई आपकी, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गई। जैसे हम वेव के अंदर देखते हैं ना कि वेव का जो नेचर होता है, एक कंप्रेशन फॉर्म आती है, एक रेफ्रेक्शन फॉर्म आती है। ठीक है, तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जो लाइट रेज है, जो भी पार्टिकल्स है वो कंप्रेस हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे, एक दूसरे क्लोज आ जाएंगे। बट जहां पे डेंसिटी कम होती है उनके अंदर क्या होता है, वो रेफ्रेक्शन के टर्म में आ जाते हैं, वापस से दूर दूर होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे बीम ऑफ लाइट जब परपेंडिकुलर जा रही है तो वो उसमें एंटर सेम टाइम पे करेंगी, हर एक पॉइंट उनका, हर एक पार्ट उनका सेम टाइम पे एंटर करेगा, आगे या पीछे एंटर नहीं कर रही है। अगर आगे या पीछे एंटर कर रही है कि एक लाइट पहले एंटर कर रही है बाकी बाद में कर रही है, तो सबके अंदर जो स्पीड चेंज हुई होती वो भी डिफरेंट होती, जिसकी वजह से डायरेक्शन डिफरेंट होगी, वो बेंड हो जाती। बट यहाँ पे लाइट रे क्या है आपकी कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली एंटर कर रही है, जिसकी वजह से जो उनकी स्पीड है वो सबकी एक साथ कम हो रही है। एक साथ कम होने की वजह से वो यहाँ से यहाँ तक लाइटें कंप्रेस हो जाएंगी और जब वापस निकलेंगी तो वापस से वो अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये होता है कि जब लाइट रेज वो स्ट्रेट अप परपेंडिकुलर टू दी ग्लास सरफेस, किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस पे किसी भी डिफरेंट मीडियम में जब लाइट रे को आप बिल्कुल परपेंडिकुलर डालते हो
तो वो सीधी निकल जाएगी, उसके अंदर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, ना वो टुवर्ड्स जाएगी ना वो अवे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। बट अगर आप उसे ऑब्लिकली डालते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होता है, अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर देती है।